हेलो एवरीवन, गुड गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस काफी अच्छे चल रहे होंगे दोस्तों। एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल गए होंगे गेट एग्जाम के। ओके, सो गेट एग्जाम के एडमिट कार्ड आपको मिल गए होंगे। आपका आपने अपना देख लिया होगा सेंटर कहाँ है क्या है। आप ध्यान प्लीज मन लगा के पढ़ाई कर लो, ठीक है? कुछ दिन बचे हैं हमारे पास। हेलो शशि, वेलकम। तो गाइस आई होप आपको गेट के एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल रहे होंगे। गेट एग्जाम के एडमिट कार्ड आपके लिए आ गए हैं, तो आप प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए गेट एग्जाम के। और साथ साथ में सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन भी करते रहिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप लोगों की क्लास आज जो चलने वाली है वो है थर्मोडायनामिक्स पर। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हेलो आभा। अब लोग कुछ रीजनिंग देखेंगे हम लोग, है ना? कुछ रीजनिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग। थर्मोडायनामिक्स आपकी क्लास का टाइटल है आज का। तो आ जाइए आप सभी, एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो गाइस। आप लोगों को जैसा कि पता है, गुड मॉर्निंग प्रीति, आप लोगों के लिए जो बैच कोर्स है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं जून 2021 से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने प्लस पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके लिए रिचा लाइव रेफरल कोड है, इसको यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे, ठीक है? ताकि आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन रेफरल कोर्स से। ओके, हेलो रुचि, गुड आफ्टरनून। सो जैसा कि आपको पता है दिसंबर में आपकी प्राइस इंक्रीज होने वाली थी, लेकिन आपकी डिमांड की वजह से अभी तक आपकी प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी होने वाली है, लास्ट 3-4 दिन, ठीक है? अब आपकी अभी आपकी प्राइस ये है, पर अब आपकी प्राइस ये हो जाएगी। तो आप फटाफट से एटलीस्ट 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर बस स्टेबल हो जाओ अकेडमी पर। और आपके लिए रेफरल कोड जो है वो है रिचा लाइव। सारे कैपिटल लेटर्स हैं, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पर, ठीक है? प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो 10:30 AM पर अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इस पे आप मुझे ज्वाइन करिए, आपको क्लासेस मिल जाएंगी इजीली, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए केमिकल साइंस आप लोगों के लिए कंप्लीट, अगर केमिकल साइंस अगर आपको पढ़नी है मुझसे तो आपको नेसेसरी है अनअकैडमी के प्लस कोर्स पर ज्वाइन करना, ठीक है? रेफरल कोड आपके सामने है, आप यूज कर सकते हो। जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उनको अपने ऐप पे गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहां पर जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको जो अब चूज करना है वो है 24 मंथ। यहाँ पर आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा और आप जैसे ही रिचा लाइव एंटर करते हो आपको 10% ऑफ दिख जाएगा आपके प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ऑफ आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आप लोग 10% और लेस करवा सकते हो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो पेमेंट के लिए, तो यहाँ से भी 10% बहुत इजीली लेस हो जाएगा, ठीक है? चलिए फटाफट से बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? आ गए सब? हेलो प्रीति, वेलकम। हेलो सोफिया, वेलकम गाइस। थर्मोडायनामिक्स करें स्टार्ट? यस, वॉइस क्लियर है? मेरा डाउट उस दिन का आपने जो मुझे भेजा था स्पेक्ट्रो वाले ही ना? सोफिया, हाँ हाँ मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लो। वरना ठीक है, सुबह से कल बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया में शॉर्ट सर्किट हुआ मैम, आज एक दिन बॉर्न बेबी की डेथ हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं आभा, जब भी मतलब जब तक क्लास चल रही है आप देखो। और मतलब जैसे ही आपके क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग अगर आपके पास अवेलेबल हो तो फिर आप वो भी देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल सोफिया, मेरे को याद है, जब वो आएगी रिएक्शन तब हम लोग देखेंगे, ठीक है? अभी मैंने पढ़ाई नहीं है स्पेक्ट्रोम, जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपका आंसर जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन जब तक नहीं पढ़ा रही तब तक उसको सॉल्व मत करना, ठीक है? अभी हमारा चल रहा था, कल मैंने आपको बोला था रीजनिंग देखने वाले हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है? करूँ स्टार्ट? देखो, मैंने एक्स और वाई ले रखी है, कोई दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, एक्स और वाई ले रखी है, और ये बोथ क्या है आपकी, जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव है। वेट वेट गाइस,
है ना। तो अब आप लोगों को अलग अलग कंडीशन पे फुलफिल करके बताना है कि क्या होगा। देखिएगा, अगर मैं एक्स अपॉन वाई ले रही हूँ, या फिर मैं डी एक्स अपॉन डी वाई ले रही हूँ, या फिर मैं एक्स प्लस वाई ले रही हूँ, एक्स माइनस वाई ले रही हूँ, या फिर मैं एक्स वाई ले रही हूँ। मतलब मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, उनको अलग अलग तरीके से आपको शो कर रखा है। सपोज दैट मैं एक्स अपॉन वाई ले रही हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक्सटेंसिव आएगा या इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, आपको ये बताना। ठीक है, अगर उनको प्लस कर रही हूँ तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आंसर आएगा या इंटेंसिव में आएगा, अगर उनका माइनस कर रही हूँ तो एक्सटेंसिव में आएगा इंटेंसिव में, अगर इनको इंटू कर रही हूँ तो आपका आंसर क्या है, आपको ये बताना। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम, थोड़ा सा बताओ यार, देखिए आता है तो। एक्स और वाई अगर दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर अपॉन में लिखा हुआ है, इन दोनों को मैं एक जैसे ले लूं, डी एक्स डी वाई लिखो या एक्स अपॉन वाई लिखो, तो आप लोगों के लिए अगर ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसका आंसर आता है किसमें, इंटेंसिव। ठीक है, क्या आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बोल रही हूँ एक्स प्लस वाई कर रहे हो या एक्स माइनस वाई कर रहे हो, तो आंसर किसमें आएगा, बोलो यार। देखो, एक्स प्लस वाई करोगे या एक्स माइनस वाई करोगे, आपका आंसर एक्सटेंसिव ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ एक्स इंटू वाई करोगे, यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप अगर इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्सटेंसिव। अपने अपना आंसर दो तो सही, सिर्फ सोफिया दे रहे हैं, एक बार आभा ने भी दिया है, बाकी क्या कर रहे हैं, जो भी आ रहा है मन में, दो ही प्रॉपर्टीज है, या तो एक्सटेंसिव आएगा इंटेंसिव आएगा, खत्म करो बात। आपको जो लग रहा है आप बताइए मुझे, दोनों ही हो सकता है। अच्छा, और कोई, एक ने एक्सटेंसिव बोला, एक ने इंटेंसिव बोला, एक ने दोनों को बोल दिया, चलो और कोई। नो, देखो क्या होगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता क्या आएगा, जब ऐसा कोई चीज मिलेगी हमें तब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। अब आपको तो एक्सपीरियंस भी है, जरूर थोड़ी जो पूछती हूँ वही दो ऑप्शन आपको आंसर में मिलते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, अगर मैंने लिया है एक्स, क्या लिया है मैंने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और मैंने यहाँ वाई लिया है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गुड नून भावना। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। अब मैं एक्स अपॉन वाई लू या डी एक्स अपॉन डी वाई लू, बात एक ही है ना, बात एक ही है, आप लोगों की तो एक जगह लिख रही हूँ मैं ना। और मैं एक्स प्लस वाई लू या फिर मैं एक्स माइनस वाई लू, इन दोनों में भी बात एक ही रहेगी। ठीक है, और आपका अलग जो रहेगा वो एक्स डॉट वाई यानी मल्टीप्लाई फॉर्म। ये तीन फॉर्म हो गई, डिवाइड, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, अब आप मुझे बताइए एक्स अपॉन वाई या डी एक्स अपॉन डी वाई, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव, मैं ये आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्स आपकी एक्सटेंसिव ही होगी, ये इंटेंसिव हो सकती है, यानी एक प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर इसको डिवाइड लेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, बोलो। ओके, प्रीति का आंसर आया है। ये याद रखना है, रीजनिंग में आता है दो दो नंबर के में, कई बार पूछ लेते हैं। चलिए, बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर आएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके देन, अगर मैं x प्लस या माइनस, एक्स वाई प्लस माइनस में ले रही हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, 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 और इंटेंसिव। ओके, और पता नहीं। ओके, इंटेंसिव। ओके, और कोई, हाँ, नो, चलो, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड।
कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, एक काम करो, आप एक काम करना है ना, कंसंट्रेशन को टेम्परेचर को देखो, प्लस करके देखो अगर आपको, या माइनस करके देखो, अगर आपको आंसर मिलता है, जो यूनिट आती है वो मुझे बता देना। ठीक है, दोनों एक्सटेंसिव है ना? नहीं, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव है, कैसे आएगा? अरे मैंने कंडीशन दे रखी है ना ऊपर एक एक की। मुझे एक डाउट है टॉपिक से, है इस टॉपिक से, एक डाउट है इस टॉपिक से है क्या? नहीं, आप मुझसे वैसे पूछ लेना, ठीक है? अभी हम लोग चले। हाँ, और कंसंट्रेशन कैसी है, सॉरी कंसंट्रेशन क्या रही है आप लोगों के लिए? टेम्परेचर और मास, मास कैसा है? हाँ, तो थर्मो में कौन से टॉपिक है? थर्मो का टॉपिक बोलो, क्या है? मास एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर और मास को प्लस करके बताओ। वर्क एंड हीट, अभी आएगा वर्क एंड हीट, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, सोफिया रखो अभी अपने पास, आने वाला है। आप वॉल्यूम को और टेम्परेचर को प्लस कर सकते हो, करके बताओ देखे। हाँ, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, करके बताओ देखे। यूनिट जो आती है वो मुझे बता दो, मैं तो यूनिट लिख दूंगी। एक्सटेंसिव में आएगी तो एक्सटेंसिव लिख दूंगी, इंटेंसिव में आ रही है तो इंटेंसिव लिख दूंगी। नहीं आ रही तो प्लस माइनस क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई? अब अगर मैं एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर किस में आएगा? सिंपल है, इंटेंसिव नहीं आएगा, अब एक्सटेंसिव आएगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं कल परसों में आपको मतलब एक पीडीएफ यहाँ पे चला दूंगी, है ना, छोटी छोटी सी मैं खुद बना के एक पीडीएफ चला दूंगी आपको। प्लीज वो जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना उनको करने का ट्राई कर, ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, एक आप मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है एक्स और वाई, दोनों इंटेंसिव। स्टार्टिंग में एक्सटेंसिव लिया था, एक बार एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव ले लिया, अब दोनों इंटेंसिव ले लिया। अब प्रॉपर्टीज क्या कहेगी, एक्स अपॉन वाई लू या डी एक्स अपॉन डी वाई लू? सॉरी, क्या आएगा? तब आंसर दे दो, फिर मैं लिख दूंगी। प्लस माइनस एक साथ ही लिख देती हूँ, बात एक। चलिए, बिल्कुल क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। फिर मैं बात कर रही हूँ एक्स प्लस वाई लिखूं या एक्स माइनस वाई लिखूं, आंसर क्या आएगा? एक्स इंटू वाई, आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई की अगर फॉर्म में प्रेजेंट है तो आपका आंसर क्या आएगा? चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रही हूँ। आप लोग सीएसआई या नेट के बारे में क्या करना चाहते हो? जॉब या फर्दर स्टडी? पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च, हाँ तो बात वही है ना, पीएचडी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने आज एक वीडियो अपलोड करी है, आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल अनअकैडमी CSIR नेट, ठीक है, उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करी है आप लोगों के लिए पीएचडी के बेसिस पे, है ना, कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, इंस्टीट्यूट कौन कौन से पीएचडी के लिए। ठीक है, काफी सारे हैं बट मैंने टॉप 15-14 लिए, 15-14 इंस्टीट्यूट लिए। तो अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, फर्दर स्टडी में इंटरेस्टेड हो, जॉब की, जॉब नहीं करके अगर स्टडी में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज इसको जरूर देखना। और यहाँ पर जितनी भी मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, प्लीज एक बार लॉग इन करना। फॉर्म्स अगर निकले हुए हैं तो प्लीज फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होगा वही। अगर आप सीएसआई नेट से हो तो फिर वो तो अलग, आपका अलग तरीके से एडमिशन होता है, बट अगर आप लोग एमएससी के बाद में अगर पीएचडी करना चाहते हो तो फिर वो एंट्रेंस एग्जाम और वही वाइवा जैसे होते हैं, या फिर मैं जैसे इंटरव्यू बोलूँ, वो आपका होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। आज मैंने कुछ टॉप 14-15 आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है, तो प्लीज इसको देखो। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया कि किस तरह से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। डन है। अब देखो, अब मैं जो आपको चीज बताने वाली हूँ उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है नेट एग्जाम।
ठीक है, 100% मतलब 100% यानी साल में एक बार तो पूछा ही जाता है। हो सकता है दोनों टाइम पूछ ले, 6 महीने का होता है हमारे एग्जाम, हो सकता है दोनों टाइम पूछ ले, लेकिन एक बार तो पूछा ही जाता है। देखो ध्यान से, आपका जो फंक्शन चलने वाला है वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, नाम सुना है? हाँ, पढ़ा है आप लोगों ने। क्या होता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन? देखो, देखा जाए तो एक जैसे ही बोला जा रहा है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, ठीक है, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्टेट फंक्शन आर, ओके, डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट इज स्टेट फंक्शन, ओके। और पाथ फंक्शन? ओके, और कोई अपना नाम देना, सॉरी अपना आंसर देना चाह रहा है तो वो दे सकता है, फटाफट से बताइए। और कोई, एनीवन? चलो हम लिखे अब। चलिए, स्टेट फंक्शन आर दोज थर्मोडायनामिक फंक्शन, लिख लो। पाथ फंक्शन में ट्रांसफर इनिशियल, ओके। चलिए, यहाँ पे लिखो स्टेट फंक्शन आर दोज thermodynamic function which are independent to the path ऑफ द सिस्टम, लिखो या प्रोसेस लिखो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सिस्टम कर देना ब्रैकेट में, मैं प्रोसेस लिखवा रही हूँ अभी, आप ब्रैकेट में सिस्टम कर देना, है ना। दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। डन है? क्या यही है सबका आंसर? मैम, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टीज को रिपीट करिए एक बार स्टार्टिंग से, या सिर्फ अभी जो मैंने आप लोगों को रीजनिंग समझाई वो? सौरभ, सौरभ, स्टार्टिंग से चाहिए या मैंने अभी जो रीजनिंग समझाई सिर्फ वो चाहिए? अब बोल तो दो यार। डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए बस। ऋषि, कल आप नहीं थे क्या क्लास में? इंटेंसिव होती है जो थर्मोडायनामिक आपकी जो वेरिएबल्स बोलूं या जो प्रॉपर्टीज बोलूं या फंक्शंस बोलूं, आप जो भी बोलना चाहो, जो इंटेंसिव को हम लोग क्या बोलेंगे, जो साइज पर डिपेंड नहीं करती है। और आप लोगों के लिए जो एक्सटेंसिव होती है वो अमाउंट बोलूं या साइज बोलूं उस पर डिपेंडेबल करती है। समझ में आ गया? इंटेंसिव नेचर पर डिपेंड करते हैं और ये नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, आपका नेचर चाहे कुछ भी हो उसका उससे मतलब नहीं है। डन है यहाँ तक? एडिटिव होता है, कौन सी होती है एडिटिव? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी एडिटिव नेचर की होती है। डन है? रीजनिंग की भी, की एड कब और सब कब? हे भगवान, क्या बोला है मैंने? आ जाओ भाई। मैंने बोला है कि आपकी दो प्रॉपर्टीज है आपके पास में, एक दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर उसको डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे देखो, अगर आप लोग प्लस और माइनस कर रहे हो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तो आपका आंसर आएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप लोग एक्सटेंसिव, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका डिफाइन मैं नहीं कर सकती कि वो आंसर क्या आएगा। जैसे मैं बोलूं, मैं लिख रही हूँ मास इंटू मास, क्या मास आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? यस और नो? है ना?
तो आप लोग जब इसका आंसर लिखते हो तो मास स्क्वायर थोड़ी लिखते हो, यूनिट का स्क्वायर थोड़ी करते हो, जो भी जिसमें भी आपका मास दे रखा है। हाँ, यस और नो, ये तो आप बोलोगे ना, मुझे थोड़ी बोलनी है। करते हो या नहीं करते? अरे यार, आप लोगों को मान लो मैंने वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, आप लोग वॉल्यूम स्क्वायर थोड़ी करते हो, नहीं करते ना। तो मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि ये होता क्या है, लेकिन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में जरूर प्रेजेंट होगी। डन है। इसके अलावा ध्यान से देखो, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव मैंने प्रॉपर्टी दी है, मैंने वाई और एक्स डिफाइन करके ले दिया है यहाँ पर, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, आप वाई को एक्सटेंसिव ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव है। अगर इनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आएगा एक्सटेंसिव में, अगर इनका प्लस या माइनस हम कर रहे हैं तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि आंसर आएगा किसमें। ठीक है, लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका आंसर आएगा एक्सटेंसिव में। डन है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक्स और वाई अगर दोनों इंटेंसिव है तो ये चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो या प्लस और माइनस करो, आपका आंसर आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डन। सौरभ, हेलो एडी, चलिए, तो यहां तक क्लियर है आपको? चले हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ले रही हूँ, सपोज दैट मैंने आप लोगों के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, आप लोग ये सारी पढ़ते हो? ये तो मैंने दो बार ले लिया, सॉरी, तो हटा दो, यहाँ पे जी ले लो। डन है। क्लियर है? कुछ रह गया हो तो बता देना भाई, अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं रहना चाहिए, फिर भी कुछ रह जाए, रह गया ए, इसको कम कर दिया हमने। चलो, डन है यहाँ तक? यही होती है आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग बेसिकली, आप लोग थर्मोडायनामिक्स में यही चीजें पढ़ते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से एक चीज बोल रही हूँ कि आपकी कोई स्टेट है ए और आपकी कोई स्टेट है बी। ए हो गया आपका घर और बी हो गया वो दुकान जिस पर आपको जाना है। समझ में आया? आपको दुकान पे पहुंचने के दो रास्ते आते हैं, एक रास्ता आता है शॉर्टकट और एक आता है पहले आप लोग किसी मतलब कोई और दूसरी आप लोग गली पे या रोड पे जाओगे, फिर उससे आप लोग दूसरी गली पकड़ोगे, फिर जाके आपकी दुकान आएगी, यानी एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। अगर अगर मान लो आप लोग को ये सामान लेने के लिए आपको आज मम्मी ने बोला कि आज सामान ले आना, ठीक है, आज ही तो बोला है, उनको कल चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आराम से मतलब टहलते टहलते जाओगे, आराम से घूम फिर कर आओगे, सामान दे दोगे। लेकिन मान लो आपको आज बोला, आप भूल गए और आप कल मम्मी पूछ रही है कि बेटा सामान ले आए क्या, तो हमें क्या लगता है, डर लगता है, फिर हम क्या करते हैं, भाग के जाते हैं और शॉर्टकट से जाकर सामान लाकर मम्मी को देते हैं, हाँ मम्मी मैं तो ले आया। यही होता है। अरे भाई, अगर आप भूल जाते तो यही होता है। आपको सामान, आपको मम्मी को आप कौन से रास्ते से गए, कितने टाइम में आ रहे हो उससे मतलब नहीं है, उनको उनका जो सामान है वो चाहिए। ठीक है, टाइम पर उनको उनका वो जो चीज मंगाई है उन्होंने उनको वो चाहिए। तो आपकी मम्मी को आपने कौन सा पाथ चूज किया उससे मतलब नहीं है, आपकी दो स्टेट से मतलब है कि आपकी यहाँ पर स्टेट में क्या था, यहाँ स्टेट क्या थी। समझ में आया? इन दोनों से मतलब है, आप शॉर्टकट से जा रहे हो, आप पाथ फर्स्ट आप लोग ले रहे हो या पाथ सेकंड आप लोग ले रहे हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं, उनको अपने सामान से मतलब है, जाकर वापस लेकर आ जाना, इतना सा मतलब है। तो अगर मान लो यहाँ पर T1, P1, V1 है और सपोज दैट यहाँ पर T2, P2 और V2 है, क्या ये मेरे स्टेट वेरिएबल्स हो गए? यस और नो, बोल दो यार। और अगर मुझे डेल्टा टी निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, T2 माइनस टी। बहुत जल्दी सौरभ करूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, यही लिखेंगे हम लोग। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, आपके जो वेरिएबल्स है वो मैं एक बार लिख रही हूँ। यही पढ़ते हो आप लोग, इन्हीं के बारे में हम लोग बातें करेंगे बैठकर, आप लोग हम यही पढ़ने वाले। ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल्स है स्टार्टिंग वाले, चार चार के ग्रुप बना दिए, जो स्टार्टिंग वाले वेरिएबल्स है इनको आप लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बोलते हो। क्या बोलते हो उनको?
लिख लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन ये जो है आपके, ये क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। डन है? बिल्कुल सोफिया। आपको ऐसे नहीं पूछा जाता एक एक लिखा हुआ, आप लोगों को ग्रुप में दिए हुए जाते हैं, फिर पूछा जाता है या तो वेरिएबल्स या पोटेंशियल, फिर आपको टिक करना होता है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आई होप आप लोग आंसर सभी दोगे और सही दोगे, प्लीज यार। ठीक है, क्योंकि पोल लेकर आऊंगी, इधर आंसर मत देना, पोल आएगा इसमें के लिए। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए, ध्यान से आंसर देना। वेट करना है करो, वेट करवाना है तो आप मुझे बोल देना। गाइस 13 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए। डन? टाइमर बढ़ाना है क्या? ओके देन। चलो, मैंने 15 सेकेंड्स और दे दिया आप लोगों को, फटाफट से आंसर दो, जिसने भी नहीं दिया है प्लीज आंसर दो। चलिए, धन्यवाद। गलत हो गया ना? 2008 में एम्स में पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन ये। इट्स एच। स्टेट फंक्शन क्या है? भाई साहब, ये तो आप लोग क्या निकाल रहे हो? अभी मैंने डेल्टा बताया, आप तो इसका डिफरेंस निकालने की बात कर रहे हो। अगर मैं डेल्टा किसी में भी यूज ले रही हूँ तो ये तो डिफरेंस हो गया आप लोगों के लिए, इनिशियल और फाइनल स्टेट का। मैं डिफरेंस थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं तो स्टेट फंक्शन पूछा है। स्टेट फंक्शन क्या होगा? जो ये दे रखे हैं भाई, ये सारे। लेकिन अगर मैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पूछती तो आपका एच आप लोग करते, वेरिएबल्स पूछती तो आप लोग कुछ नहीं करते। आया समझ में? मैं क्या पूछती अगर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स पूछती और मैंने सेम ऑप्शन दे रखा होता, लास्ट ऑप्शन आता है नन, फिर भी ना कई लोगों का दिमाग चलता है और कुछ ना कुछ तो उसमें भी टिक करते हैं आप। तो जब ऐसा नहीं हो तो छोड़ के आना उसको, जरूरी नहीं है आप करके ही आओ, क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड ही मिलते हैं हमें। मतलब मैं बोलूं कि आपको क्वेश्चन लिमिटेड ही करने होते हैं, सारे करने नहीं होते। ठीक है, तो आप हिसाब से करना। डन है? 2008 में पूछा हुआ है, होप करती हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपके ना पूछे गए, क्योंकि कई बार क्या वो घुमा देता है। अभी इसमें तो मैंने एक एक ही दिया है, वो दो दो तीन तीन के पेयर देगा, सिंपल सी बात है। डन है यहाँ तक? चले हम आगे। बोलो भाई। सभी है मैम, बिल्कुल सारे स्टेट फंक्शन है। यही तो पढ़ा रही हूँ भाई, यही तो लिखा है मैंने, सारे स्टेट फंक्शन है। एग्जाम्पल्स। आभा। डन है? मैंने उनको डिफाइन कर दिया है, तो डेल्टा वाला क्यों नहीं है? डेल्टा, एक चीज बताओ मुझे, आपने क्वांटम पढ़ी है सोफिया मुझसे? नहीं पढ़ी? डीडी ट्रांजिशन पढ़ते हो? यही तो एनर्जी निकालते हैं हम लोग, इसको तो डेल्टा ही बोलती हूँ ना। यस और नो? इस एनर्जी को तो डेल्टा ही बोलती हूँ, लेकिन इस स्टेट की एनर्जी को तो मैं ई बोलती हूँ ना, E1, और ये मेरा E2। डेल्टा का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस देखना। मैंने डिफरेंस थोड़ी पूछा है, मैंने तो स्टेट फंक्शन पूछा है आप लोगों का। जब मैं डिफरेंस बोलूं तब आप लोगों के लिए सारे डेल्टा में दिए हुए होंगे, कर देना ऑन। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो डिफरेंस कभी स्टेट फंक्शन नहीं होगा? नहीं, कैसे होगा? एक बार बताओ, ट्रांजिशन एनर्जी और आपकी जो स्टेट एनर्जी बराबर होती है क्या?
n इक्वल्स टू 1, स्टेट में एनर्जी क्या होती है, h स्क्वायर अपॉन 8ml², यही होती है। जबकि मैं ट्रांजिशन एनर्जी देती हूँ तो 3h² में आती है हमारी आंसर, 2b का अंतर। अच्छे से समझाया हुआ है यार, दूर करिए मैम। आभा की टेंशन क्या है भाई, हे भगवान, मतलब क्या दिमाग है ना पाया आप लोगों ने। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। आपकी कोई स्टेट है ना, आपकी कोई स्टेट है, दो स्टेट्स हैं आपकी। इस स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, है ना। इस स्टेट की एनर्जी है h² अपॉन 8ml², और इस स्टेट की एनर्जी है 4h² अपॉन 8ml²। ये पढ़ के आए हम लोग। अगर मैंने पूछा है आपकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, आपकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो मुझे एक छोटी सी चीज बताना, आप 4h² अपॉन 8ml² लिखोगे या 3h² अपॉन 8ml² लिखोगे, क्या ये दोनों एक ही है। अब प्लीज क्वांटम वापस पढ़ के आओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछ रही हूं मैं, ट्रांजिशन एनर्जी नहीं पूछी है, पहली ट्रांजिशन एनर्जी नहीं पूछी है। क्या पूछा आपसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछी है। सोफिया, क्या ये दोनों एक ही है, इनका डिफरेंस आया है मेरे पास 3h² अपॉन 8ml², h²अपॉन 8ml² में मैं लेती हूँ। बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, ये अलग है ये अलग है, तो मुझे बताओ आपकी ये एनर्जी और ये एनर्जी, ये जो एनर्जीज है ये एक कैसे हो गई भाई, नहीं हुई। आ गया समझ में। ये डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है और वो आप लोगों के लिए फंक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, अगर मैंने ये डेल्टा नहीं लगाए हुए होते, ये लो भाई साहब, तब आपका ऑल आंसर सही था जिसने भी किया, लेकिन मैंने यहाँ डेल्टा लगा दिए, तभी तो लोगों ने गलत किए थे। एम्स में आया हुआ है आपका क्वेश्चन 2008 में, देख लेना केमिस्ट्री। ही है ना, इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड, गलती है ना मैम, बिल्कुल गलती से ही सीखोगे, आप कभी भूलोगे भी नहीं। डन है आप सभी को, क्लियर हो गया। चलिए आइए, अब ध्यान से सुनना। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बता दिया, एक चीज हमेशा याद रखना, आप लोगों का स्टेट फंक्शन का जो डिफरेंस है ना, यानी dx, दो स्टेट फंक्शन के जो डिफरेंस होते हैं ना, वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंस कहलाता है। यानी बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे को dx चाहिए कहां से, x1 से x2 तक, तो मैं क्या निकालूंगी, x2 माइनस x1, ये आया, वो आपका डेल्टा x ही तो आया, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंस कहलाता है। लिमिट के साथ अगर होगा और डेल्टा के साथ वैल्यू आएगी, समझ में आएगी। अगर लिमिट के साथ अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब टर्म निकालोगे तो आपके डेल्टा के साथ आपकी वैल्यू आएगी। हम लोगों ने क्वांटम में देखा है लिमिट और लिमिटलेस के बारे में, ठीक है, बात क्लियर है। ये चीज आपने क्वांटम में बहुत अच्छे से पढ़ ली है, समझ ली है मैंने। तो मुझे याद रखना, अगर लिमिट के साथ अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो वो एग्जैक्ट डिफरेंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट होगा जो भी होगा, ठीक है। अब एक चीज आता है साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक रूल पढ़ा है आप लोगों ने, बोलो यार, पढ़ा है ना, एक्स वाई जेड याद है, कुछ ऐसा हम कुछ पढ़ते हैं। हाँ, आया यार। तो साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, पढ़ा है ये, पढ़ा है। यहाँ पर अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रल ले रही हूँ यानी dx, साइक्लिक टर्म में मैं ले रही हूँ, तो आपका x2 माइनस x1 जो लिमिट लगा रहे हो आप लोग, उसका आंसर आएगा 0, ना कि डेल x आएगा। यहाँ पर आपका, जैसे मान लो मैंने आप लोगों के लिए किसी स्टेट से किसी स्टेट में गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टेट ऐसे है भाई, ये रही x,
ये रही x2, तो ये एक ही स्टेट है हमारी, तो घूम फिर के वही आ रही है, x1 भी वही और x2 भी वही है, तो आंसर वो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आया? बिल्कुल। आपको अगर बाजार जाना है तो कहीं भी जाओ आप लोग, सुबह आप घर से निकले वापस रात को लौट कर घर पे ही आओगे, तो आपका साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया? जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं वापस अगर आप आ रहे हो तो आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेट और आपकी फाइनल स्टेट सेम होती है। बात क्लियर है? इसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल का मान क्या आता है, 0। ओनली एग्जैक्ट फंक्शन के लिए, कोई एग्जैक्ट फंक्शन आपको दे रखा हो उसके लिए। ठीक है। अब आप बात करते हैं हम लोग पाथ फंक्शन की, अगर मैं बात करूं तो पाथ फंक्शन क्या होता है, जो पाथ पर डिपेंड करता है। यस और नो? अब पाथ पे कौन कौन डिपेंड करता है, क्या कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल सौरभ। अब मुझे बताओ पाथ फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, वर्क और हीट पर। ओके, और कोई? हीट के साथ में हीट कैपेसिटी भी ले सकती हूँ, वो भी तो एक टर्म है मेरी। यस और नो? बोलो यार। हीट के साथ आप हीट कैपेसिटी भी ले सकते हो, डोंट नो, आप ले सकते हो, ध्यान रखना। एग्जाम्पल में बोलूंगी, आप वर्क और हीट पढ़ते हो, आप हीट कैपेसिटी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनका डिफरेंस इनएग्जैक्ट होता है। मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ dx निकालना है मुझे, तो इनका डिफरेंस इनएग्जैक्ट आएगा, दैट मीन्स dq आंसर क्या आता है, q में। dw आंसर आएगा w में। अभी हम लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन यही अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रल में dw की मान बात करती हूँ तो ये नॉट इक्वल टू 0 आता है इन जनरल, हर जगह नहीं। इन जनरल आपका नॉट इक्वल टू 0 लिखते हो आप लोग, लेकिन कई कई जगह आपका 0 भी आता है, वो दिखेंगे हम लोग जब सिस्टम की बात करेंगे, तब हम लोग सीखेंगे समझेंगे। ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये आप लोगों के लिए यूलर रूल जो होता है वो फॉलो नहीं करते। पढ़ते हो ना यूलर रूल? अभी पढ़ाऊंगी, अभी समझाऊंगी। मुझे एक छोटी सी चीज आप बताएंगे पहले, फिर मैं पढ़ाती हूँ। वर्क क्या होता है दोस्तों? होमवर्क नहीं पूछा है, वर्क क्या होता है, काम। वेरी गुड, हिंदी नहीं पूछी थी, एक्सप्लेनेशन पूछा था कि वर्क क्या होता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स है ना वर्क में ना, थर्मो का ये कौन सा लेक्चर है, सेकेंड है शायद। हाँ सेकेंड है। बताओ वर्क क्या होता है फ्रेंड्स? टर्म्स में बता दो, है ना? जनरल लैंग्वेज में नहीं पता है? एनर्जी ट्रांसफर। ओके। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि मैम वर्क क्या होता है, समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है ना, कॉलेज में पूछा था। तो ध्यान से सुनना, वर्क क्या होता है आपका। वर्क की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं अगर बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए, आप अगर आपने, जैसे आप लोगों ने पिक्चर्स देखी है, सबने देखी होगी ना, कोई छत की टाइल्स पे मतलब एकदम कॉर्नर पे खड़ा है, किसी ने उसको धक्का दे दिया, तो क्या वो वर्क है? बाहुबली को छोड़ो यार थोड़ी देर, हाँ, उसने वर्क किया। अगर कोई टेरेस के एकदम कॉर्नर पे खड़ा है और उसने उसको धक्का दे दिया, क्या उसने वर्क किया अपना? अरे दुश्मनी को छोड़ो यार, मैं तो हाँ या ना पूछ रही हूँ। क्या उसने अपना वर्क किया, उसने उसको धक्का दिया, क्या उसने वर्क किया? यस और नो? कोई ऊपर से चीज निकली गिर रही है, आप भी उसके साथ साथ गिर रहे हो, क्या वर्क हुआ? वो वर्क नहीं कहलाता है। आप टेरेस के इधर खड़े हैं, मतलब कोई एक पर्सन है जो गिरने वाला है, आप लोगों ने हल्का सा उसको हाथ लगाया, वो नीचे गिर गया। क्या किया आपने? हल्का सा उसको हाथ लगाया और वो नीचे गिर गया, तो इसका मतलब वो वर्क नहीं कहलाएगा। वर्क क्या कहलाएगा? आप वो, जैसे सपोज दैट आपका जो वेट है वो अराउंड मैं 40-50 के लगभग मानती हूँ। ठीक है, आपका वेट 40-50 मान लो एक बार के लिए, है ना? आपका वेट 50 है। कोई 100 किलो का इंसान है जो कि थक गया है, परेशान है, उससे चढ़ा नहीं जा रहा है, सीढ़ियों से लिफ्ट खराब है। अगर आप उसको उठाकर उसके मंजिल तक, यानी 4th फ्लोर तक अगर आप बिल्डिंग में पहुंचाते हो, तो वो आपका काम है। ऊपर से नीचे गिर गया, वो आपका वर्क नहीं हो तो वैसे गिर जाता, हल्का सा हवा का झोंका लगा नहीं कि वो गया नहीं नीचे। अगर आप लोगों ने किसी भारी चीज को, या अगर आप लोग मैं ऐसे बोलूं कि है ना, हम लोग ट्रेन को पीछे से धक्का दे रहे हैं, भाई ट्रेन को पीछे से धक्का दिया जा रहा है, वो चल रही है, ये वर्क नहीं कहलाएगा।
वर्क वो कहलाएगा, रावण पिक्चर देखिए ना, ट्रेन को शाहरुख खान ने आगे से रोका था, तो अगर आप वैसे रोक सको ट्रेन को तो फिर वो आपका वर्क कहलाएगा, वो बात अलग है। बाद में पता चलेगा किसने किस पे वर्क किया, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना, ट्रेन ने आप पे वर्क कर दी या आपने ट्रेन पे वर्क किया, वो बात की बात है। ठीक है, वर्क क्या कहलाएगा, आप उसको पीछे से धक्का दे रहे हो, वो वर्क नहीं है। मैम काश आप फिजिक्स के टीचर होते तो मैं, अच्छा, तो ट्रेन है ना, आप लोगों को पीछे से है ना, मतलब आपने ट्रेन को पीछे से धक्का दे रहे हो तो वो वर्क नहीं है। वर्क वो है जब आप ट्रेन को आगे से धक्का दो और वो चल रही है अपनी स्पीड में, वो बात की बात है, देखना बाद में होगा कि कौन अखबार की सुर्खियों में आया, ट्रेन आई या आप आए। ठीक है, तो वर्क वो कहलाता है, तो वर्क आई थिंक अब आपको मतलब बहुत अच्छे से दिमाग में। अच्छा, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ओके। ट्रेन को तो धक्का लगा कर, धक्का नहीं लगाना ट्रेन को, ट्रेन चल रही है अपनी स्पीड में, आपको आगे आकर ट्रेन को रोकना है। अगर आप रोक सके तो ठीक है, नहीं रोक सके तो कल हम पेपर पढ़ लेंगे कि कौन कहाँ पे आता है, किस पर किसने किस पर वर्क किया, है ना। कल गिरी क्या आपके, हमारे तो गिर के भी पुरानी हो गई। चलो आओ, चलिए करें, आइए। अब यूलर रूल पढ़ा है आपने, हाँ। यूलर रूल पाथ फंक्शन फॉलो करता है या स्टेट फंक्शन, अभी पढ़ाएंगे आप। हाँ मुझे पता है, थर्मोफिजिक्स में भी है। चलो बढ़िया है, स्वागत है आपका। बताइए, यूलर रूल पाथ फंक्शन फॉलो करता है या स्टेट फंक्शन। नहीं पता, स्टेट फंक्शन फॉलो करता है, याद रखो। यूलर रूल आप लोगों का स्टेट फंक्शन फॉलो करता है, डन है। तभी तो मैं पाथ फंक्शन जब अभी बोल कर आई तो मैंने क्या बोला, यूलर रूल फॉलो नहीं करता है पाथ फंक्शन को, पाथ फंक्शन यूलर रूल को फॉलो नहीं करता है, तो बचा क्या हमारे लिए, स्टेट फंक्शन ही तो बचा, अभी बोला थोड़ी देर पहले, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मुझे ये बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई जेड है, आपका कोई स्टेट फंक्शन है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पर। जैसे सपोज फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अगर मेरे को डी जेड एग्जैक्ट में निकालनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगी, याद करो आपका साइक्लिक रूल क्या कहलाता, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स, कांस्टेंट आप लोग वाई लोगे और डी एक्स यहाँ पे लिखोगे, प्लस वही डेल जेड अपॉन डेल वाई, सॉरी, कांस्टेंट एक्स डी वाई, पार्टिकल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। बात क्लियर है यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग तरीके से समझा रही हूँ। हम लोग बेसिकली लिखते क्या है, आप लोग अगर साइक्लिक रूल या यूलर रूल की मैं बात करूंगी तो एक्स वाई और जेड ये टर्म पढ़ के रहे हैं हम लोग, क्वांटम में याद होगा आप लोगों को। हाँ, आप लोगों के लिए जेड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर भी कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है, आपका जो स्टेट फंक्शन है वो इन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर हो रही है, एक बार मैं एक्स के रेस्पेक्ट में जब निकालूंगी तो वाई को कांस्टेंट रखूंगी, जब मैं वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगी तो मैं एक्स को कांस्टेंट रखूंगी। बात क्लियर है यहाँ तक, जिस तरह से हमने साइक्लिक रूल के लिए या फिर मैं बोलूँ कि आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन जब निकाला था तब किया था, एक के रेस्पेक्ट में निकाल के दूसरे को कांस्टेंट रखा था, यही किया था हमने। अरे यूवी याद है ना, या भूल गए, धन्यवाद, ये कर रहे थे हम लोग। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं इन टर्म्स को, ये जो मेरी टर्म्स है इसको तो मैं बोल रही हूँ एम और इसको मैं बोल रही हूँ एन, याद आया, इसको मैं बोल रही हूँ एम और इसको बोल रही हूँ मैं एन, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, क्रॉस डेरिवेटिव बनाओगे, यस और नो, बनाते हैं हम लोग क्रॉस डेरिवेटिव, याद है क्या किसी को। याद आया, चलो बढ़िया। तो हम लोग हमारे लिए डीजेड क्या हो गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यही हो गया। क्रॉस डेरिवेटिव यानी इसका इसके साथ देखेंगे और इसका इसके साथ देखेंगे,
ठीक है। अगर इन दोनों का मान, अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम आती है, इनके डेरिवेटिव, क्रॉस डेरिवेटिव आपस में अगर सेम आते हैं, तो इसका मतलब ये यूलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। बात क्लियर है? और बेसिकली देखा जाए तो हमारा यूलर रूल होता है डेल एम अपॉन डेल वाई। एम को वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट किया जाएगा एक्स, जिसके साथ है वो कांस्टेंट में, इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट मेरा क्या आया, वाई। दिस इज कॉल्ड यूलर रूल। इसी से हम लोग अब देखेंगे मैक्सवेल। आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? अब ये बता दो यार, अब इसके लिए भी आप वेट कर रहे हो मतलब। बिल्कुल, क्या होती है हमारी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यस और नो? ये क्या होता है मैम? रेडी? वेरी गुड, चलो आ गया यार। चलिए, अब मुझे एक चीज, सिंपल सी चीज बताइए, पी किस पर डिपेंड कर रहा है? एनआर तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो पी फंक्शन ऑफ किसका है, वी और टी का? इन दोनों पर ही तो डिपेंड कर रहा है हमारा पी। तो डीपी क्या हो गया? डीपी वो वाली नहीं, व्हाट्सएप वाली। डीपी यहाँ पे क्या हो गया? डीपी अपॉन डीवी, कांस्टेंट टी पर देखूंगी, यहाँ पर डीवी प्लस डीवी लिखो या डेल लिख दो, आप तो डेल से ज्यादा सही रहेगा। डेल पी अपॉन डेल टी एट अ कांस्टेंट वी डी टी। बात क्लियर है यहाँ तक? बोलिए भाई, यही होगा। तो इसका यूलर रूल बना दो एक बार, देखिए क्या बनेगा। इसको मैं क्या बोलूंगी, एम, और ये मेरा क्या कहलाएगा, एन। यही कहलाएगा, यस और नो? एक मेरा एम कहलाएगा और एक मेरा एन कहलाएगा। हाँ, तो एम और एन के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ इसको। एम को किससे इंटू करना है, इस dt से, यस और नो? या आप लोग ये dt ले लो इससे। और अगर मैं बात करूं, इसको किससे इंटू करना है, इससे, dv से, यही तो करना है हमें। तो मुझे जब डिफरेंस निकालना होगा तो डेल, आप लोग डायरेक्ट निकाल लो, चलो यहीं पे देख ले, यहाँ पे देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। डेल अपॉन डेल टी, इसके रेस्पेक्ट में तो निकालूंगी मैं। ये यहाँ आया किसके में, डेल पी अपॉन डेल वी एट अ कांस्टेंट टी। अब प्लीज किसी के दिमाग में अगर ये खिचड़ी चल रही है कि मैम वहां पे तो अपॉन में नहीं लिखा था, तो भाई साहब मैंने वहां पर डायरेक्ट लिखा था एम और एन। आया याद? वहां पे मैं डायरेक्ट लिख रही थी। नहीं आया? ऊपर से, ऊपर से गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ वापस। यहाँ तक तो आया, यहाँ तक आया, सभी को आया? देखो नहीं आ रहा तो आगे मत बढ़ो। सभी को आया यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया है, इसको डेल पी कर दिया है मैंने, डीपी छोड़ दो, डेल पी कर दो आप। जैसे डेल पी किया, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। अगर मैं वॉल्यूम के साथ कर रही हूँ तो मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट में रखना पड़ेगा। ये आई नहीं है भाई, ये टी है। समझ में आया? टेम्परेचर को मुझे कांस्टेंट में रखना पड़ेगा, और किसके साथ देख रही हूँ, डीवी के साथ। यही तो है मेरा, जो यहाँ लिखा वही वहां लिखते हैं ना। यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रेशर को किसके साथ देख रही हूँ, टेम्परेचर के साथ, और वॉल्यूम को क्या रख रही हूँ मैं, कांस्टेंट रख रही हूँ। बात क्लियर है? ये वही एम और एन वाला फॉर्मूला हो गया मेरा, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पी था, पी रख दिया, एक्स की जगह एक बार वी रख दिया, और वाई की जगह एक बार टी रख दिया। बाकी आप लोग बाहर देख सकते हो किस तरह से आपको अरेंज करना है। डन है? एम बोल दिया, एन बोल दिया, हम लोग क्या रख रहे हैं, एम डी एक्स रख रहे हैं। अब एम डी एक्स नहीं रखकर मैं एम को पूरी वैल्यू रख रही हूँ, डीएक्स जो मैंने माना है वो पूरी वैल्यू मैं रख रही हूँ। तो डीएक्स मेरे लिए, एक तरह से देखा जाए तो डीएक्स मेरे लिए डेल अपॉन डेल एक्स ही तो है। इसी को तो मैं एज ए डीएक्स बाहर निकाल रही हूँ, यस और नो? तो जब मैं इसको इसके साथ रख रही हूँ तो डेल अपॉन डेल एक्स रखूंगी। तो वही मैंने यहाँ किया है कि जब मैं डीवी को रखना है तो डेल अपॉन डेल वी रखूंगी एक बार, और एक बार डेल अपॉन डेल टी रखूंगी, जब क्रॉस इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो क्रॉस डेरिवेटिव जब हम लोग बना रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? डन है एडी? सौरभ, अभी भी नहीं आया? बोलो यार।
सौरभ, हाँ या ना बोल दो, कंफ्यूज हो रहे हो। चलो, डी बाई डी टी कहाँ से, हे भगवान। आ जाओ, आप पहली बार पढ़ रहे होगे ये, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हमारे पास है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर है? पी किस पर डिपेंड कर रहा है? फंक्शन ऑफ वी एंड टी पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? फंक्शन ऑफ वी और टी पर। मुझे, आप लोगों के लिए मुझे ये जानना है कि क्या ये यूलर रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जब आपके लिए एम और एन की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो वो सेम आनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई मेरी? इस वजह से हमारा यूलर रूल फॉलो होगा कहीं पर भी, यानी बराबर के दोनों साइड आपकी वैल्यू अगर सेम है तो आपका यूलर रूल फॉलो होगा, पहली चीज। तो मैं इसको कैसे निकालूंगी? डेल पी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डेल पी अपॉन डेल वी। किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। बात क्लियर है? और यहां पर क्या आएगा? dx dv। जो x ले रहे थे, v मेरा x की जगह है, तो dv लिखूंगी। बात क्लियर है यहां तक? अब प्लस मैंने क्या करा? डेल p अपॉन डेल t। कांस्टेंट क्या आएगा? वॉल्यूम, है ना? और यहां पर आएगा dt। बात क्लियर है ये? अब ये dt क्या है? डेल अपॉन डेल t तो बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ dx, d बाई dx। ऐसे तो लिखोगे, किसी को भी निकालना। dt क्या बोलते हो? डी बाई डी टी। और ये जो भी x होता है वो अलग रहता है अपनी जगह। तो यही चीज हम लोग लिख रहे हैं। बाय बाय स्वाति। यही चीज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो मैंने इस टर्म को क्या बोला है? इन दोनों टर्म को, एक को मैंने m बोला है, एक को मैंने n बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिख रही हूँ एम डीवी प्लस एम डी टी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये समझ में आ रहा है डीपी इक्वल्स टू, जो मैंने उसमें किया था, एन आएगा भाई, ये दोनों जगह एन हो गया। क्या बोल रही थी? क्रॉस डेरिवेटिव। इसका इसके साथ देखेंगे कांस्टेंट v के लिए, इसका इसके साथ देखेंगे कांस्टेंट t पर। यही तो बोला है मैंने, कुछ नया नहीं बोला। बोलो भाई, यही बोला है। m क्या है मेरे लिए? m मेरे लिए देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ डेल p अपॉन डेल v एट अ कांस्टेंट t। ये मेरा m है और ये मेरा n है। डेल p अपॉन डेल t एट अ कांस्टेंट v। यस और नो? यही है। अब dv को मैं कैसे लिखूंगी? d बाय dv। और इसको मैं लिखूंगी d बाय या डेल बाय डेल v और डेल बाय डेल t। बात क्लियर है? dv इक्वल्स टू डेल बाय डेल t एंड dt इक्वल्स टू डेल बाय डेल t। बात क्लियर है यहाँ तक? वाओ, मैंने तो किडनी बना दी। चलो, डन है यहाँ तक? सभी को आप अपने अकॉर्डिंग लिखते रहना साथ साथ में। डिनोमिनेटर में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये डी को डेल की टर्म में मैं चेंज कर रही हूँ। डेल अलग होता है, डी अलग होता है, पढ़ा होगा 11th 12th में। डी टी अलग होता है, डेल टी अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है? अब मैं 11th 12th में नहीं जाना चाहती, प्लीज, है ना? तो आप तो डायरेक्ट याद रखो, डीवी इक्वल्स टू डेल बाय डेल वी और डी टी इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी। तो मैं यहाँ लिख दू फॉर्मूला, अगर मैं पुट करूँ तो डेल बाय डेल वी हो गया और ये डेल बाय डेल टी हो गया। यही हुआ। अब तो कर सकते हो घुमा फिरा के क्रॉस। तो जब आप क्रॉस करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी डेल वी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वी डेल टी। डी की टर्म पूरी गायब कर दी मैंने यहाँ पर, डेल्टा की टर्म में बोल रही। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर ये सेम है तो आप लोगों के लिए ये यूलर रूल को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, आपको सेम लेकर आना है। यूलर रूल पूछा जाएगा कि कौन सी टर्म आपकी यूलर रूल को फॉलो कर रही है, तो आपको रख रख के देखना पड़ेगा। नेट एग्जाम दे रहे हो तो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना, गेट एग्जाम दे रहे हो तो पीछे से देखना स्टार्ट करना। ठीक है? डन है? ऑप्शंस बता रही हूँ मैं, और अगर फिर वो पूरा डिफाइन करके लिखवा के पूछेगा तो फिर वो बात अलग है। डन है यहाँ तक? चले हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। क्या करना है आप लोगों को? मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है क्या? एग्जाम्पल, डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वीडीपी होता है।
डेल एच लिखो, डी एच लिखो। यस और नो? गलत तो नहीं हूं मैं? इसमें फंक्शन क्या क्या है? एस और पी है। यस और नो? अब मैं डायरेक्ट देखने का तरीका समझाऊं? बोलो। उससे तो हमारा टाइम जाएगा ना। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। हमें 3 घंटे में एग्जाम करना होता है, हमें 24 घंटे नहीं मिलते। तो इतना टाइम थोड़ी है आपके पास है, तो फिर आप उससे करना। जिनके पास नहीं है वो समझो अब मेरी बात। कैसे निकालोगे आप कि ये यूलर रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कैंसिल करने के लिए, राइट? क्या बोला आपने? डेल बी और डेल बी डिनोमिनेटर दोनों में है, लिखा था। कब लिखा था? कहाँ लिखा है? ये भाई वो डी है और ये डेल है। यहाँ पे तो कहीं पे ही नहीं है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। डन है सौरभ? राइट साइड डेल है, ये डी है। जमीन आसमान का अंतर है। ठीक। हाँ तो बता दिया ना, ये डीवी इक्वल टू डेल अपॉन डेल वी है। एक डी है और दूसरा डेल है। अरे सर वो नहीं समझा। ओके। चल, अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो है ना, इसको आप एम मानोगे, और प्लस के जो फर्स्ट में लिखा हुआ होगा उसको आप एन मानोगे। बात क्लियर है? क्या मानोगे? एन। इस साइन को भी साथ में ले लेना, वरना गलत हो जाएगा। वरना बोलोगे मैम किया तो आपके अकॉर्डिंग ही था, फिर भी नंबर भगवान जाने कहां से आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, इस प्लस को साथ लेकर आप लोग एम मानना। मान लिया। एम को किसके साथ करते हैं हम लोग? इसके साथ, और इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो मेरा क्या है? डेल टी अपॉन डेल पी एट अ कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट अ कांस्टेंट पी। प्लस में इसलिए प्लस में आ। चार फंडामेंटल थर्मोडायनामिक इक्वेशन होती है आपकी। क्या ये दोनों बराबर है क्या? पहले तो हाँ ना बोल दो यार। नहीं है? समझ गए? फॉलो होगा नहीं होगा? यहां से हम लोग निकालने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। आती है मैक्सवेल? चार फंडामेंटल थर्मोडायनामिक इक्वेशन होती है, किस किस की? डेल ई की। इसी सीक्वेंस में, अगर किसी को याद नहीं है तो इसी सीक्वेंस में हमेशा लिखना। ई एच ए जी। किस सीक्वेंस में लिखोगे? ई एच ए जी, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। ई एच ए जी। अब एक याद रखनी है, बाकी अपने आप लिखते जाना। यहाँ पर क्या लिखोगे? टीडीएस माइनस पीडीवी। टीडीएस माइनस पीडीवी। ई वाली आपको याद रखनी है, बाकी मैं याद करवा दूंगी। एक आपको याद रखनी है, 3 फ्री मिलने वाली है, ध्यान रखना। ई एच ए जी, हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना। इसके अलावा ई की क्या होती है? टीडीएस माइनस पीडीवी। यहां तक क्लियर है? एच में जब लिखोगे तो टीडीएस प्लस यहाँ पे C2 लगा दो डी से। तो वी जैसे ही आगे आ गया साइन चेंज हो गया। वी जैसे ही आगे आया आपका साइन चेंज हो गया। दो याद हो गई, एक के साथ एक फ्री मिली है। अब दो और फ्री मिलेगी, ध्यान से सुनना। अभी मैं कहा C2 लगा रही थी, इस पे C2 लगा रही थी, अब इन दोनों पे C2 लगाओ। क्या आ गया? माइनस एस डी टी माइनस पीडीवी। सिक्वेंस याद रखना भाई, सिक्वेंस ऊपर नीचे कर दी तो फिर भगवान भरोसे आंसर होंगे आपके। मैं जो सिक्वेंस में लिखा रही हूँ वो याद रखना। इसको एज इट इज रहने दो, इसमें फिर से C2 लगा दो, तो माइनस एस डी टी प्लस बीडी। ये हो गई आपकी चार थर्मोडायनामिक इक्वेशन।
अगर नहीं याद रहती है और एग्जाम में बिल्कुल रट रट के गए हो ना, तो रफ पेपर मिलता है ना, उसमें सबसे पहले ये थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन लिख देना। ये 4 याद है, थर्मो बहुत इजी हो जाएगी। बोलो, याद हो गई? इक्वेशन याद हो गई होगी, जिनको नहीं आती उनको काफी इजी हो गया होगा। ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, EHAG, इसको मत भूलना। अगर ये भूल गए तो फिर तो सारा ही जय माता दी, फिर वो काम आएगा हमारे। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना। अब हम लोग आपको 3 PM पे मिलेंगे और मैक्सवेल आप लोगों को सिखाएंगे, मैक्सवेल और अल्टरनेट मैक्सवेल इक्वेशन। बट एक एक के साथ आप लोगों को 8 इक्वेशन फ्री मिलेगी। यानी अगर आपको ये याद है ना, ये तो 8 तो वो, और 3 ये, 11-12 इक्वेशन आपको फ्री मिल रही है, सिर्फ एक याद रखनी है। ठीक है, तो आप 3 PM पे हम आपको दोबारा मिलते हैं। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।